हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो इस चैप्टर के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो CO2 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न प्रकार से होगी। तो देखिए, हम देखते हैं CO2 में क्या क्या है। एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बन को देखते हैं। तो देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। इसका मतलब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, यानी कि संतृप्त होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यह क्या करेगा, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता के साथ में या साझेदारी के साथ में दूसरे जो यौगिक होते हैं उनके साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 और 4। अब इसके साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 और इसको अष्टक पूरा करने के लिए या संतृप्त होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेगा, यह है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी करेगा और इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। तो 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन वह कार्बन के साथ में शेयर करता है। यह दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है, इसके पास में भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के साथ में शेयर करता है और इस तरह से अपना अष्टक पूरा करता है। अब हम कार्बन के पास देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। देखिए 2 4 और ये 2 8। तो इस तरह से कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के पास में 6 तो खुद के थे और 2 वह कार्बन के साथ में साझेदारी करता है। तो ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। यह दूसरा ऑक्सीजन का अणु है और देखिए इसके पास में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 8 हो गई। तो इस प्रकार से ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के कारण इनके बीच में यह डबल बॉन्ड होता है या द्विआबंध का निर्माण ये करते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जिसमें कार्बन का यह एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके द्विआबंध का निर्माण करता है। प्रश्न 2, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जो K कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L है उसमें 8 हैं तो 8 भरा हुआ है, M कोश में इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो इसका सबसे बाहरी कोश M है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सल्फर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना अष्टक पूरा करता है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता करेगा। तो चूंकि सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक सल्फर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता करता है, यह 2 इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता करेगा। तो सल्फर के 8 परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये देखिए 2 प्रकार से व्यवस्थित रह सकते हैं। एक तो प्रकार यह है
जिसमें ये मुकुट या ताज के जैसे जमे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे सर पे मुकुट पहन रखा है। तो इसमें सल्फर के 8 परमाणु इस प्रकार से जमे हुए रहते हैं। तो इसमें सल्फर का जो एक अणु है, ये देखिए ये सल्फर है, तो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है अपने अगल बगल वाले सल्फर के परमाणु के साथ में। ये देखिए एक इसके साथ में करता है और एक इसके साथ में करता है। और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, तो 2, 3 और ये 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बिना किसी से सहयोग किए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों की यह साझेदारी करता है अपने अगल बगल के सल्फर के परमाणु के साथ में। इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा करता है। अब इसी प्रकार से इस सल्फर के दूसरे परमाणु को देखते हैं। इसके पास में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों की यह शेयरिंग करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इसने शेयरिंग करी है और 1 इलेक्ट्रॉन की यह इस अपने बगल वाले सल्फर के साथ में करता है और इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा करता है। इसी तरह से इसके जो बाकी के सल्फर के परमाणु हैं वह भी अपना अष्टक इसी तरह से पूरा करते हैं, यानी कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो स्वयं के होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यह अपने अगल बगल वाले सल्फर के परमाणु के साथ में साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं और ये एक मुकुट के जैसे या ताज के जैसी संरचना में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा यह एक रिंग के रूप में या एक वलय के रूप में सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए इसमें एक इस संरचना को देखते हैं कि यह किस प्रकार से बनी हुई है। तो देखिए ये सल्फर का एक परमाणु है, ये सल्फर है। तो चूंकि सल्फर के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यह अपने आसपास के सल्फर से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हम देखते हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे हैं जो संयोजकता में भाग नहीं लेते हैं और अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन की यह शेयरिंग करता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए इस सल्फर के। अब ये अपने पास वाले सल्फर के साथ में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस सल्फर के पास में भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके पास में। इसी तरह से इसके पास में दूसरा एक सल्फर का परमाणु है, उसके पास में भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसका 6ठा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यह सल्फर का जो परमाणु है अपने पास के दोनों सल्फर से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने अष्टक को पूरा करेगा। इसी प्रकार से यह सल्फर का परमाणु भी अपने पास के सल्फर से और इस सल्फर से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसमें जो 8 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं वे इसी प्रकार से अपने आगे के और अपने पीछे के सल्फर के से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो यह सल्फर के 8 परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो देखिए पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12, क्योंकि पेंट का मतलब जिसमें कार्बन 5 हैं और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। तो इसका अणुसूत्र हुआ C5H12 और इसके लिए 3 संरचनात्मक समावयव बनाए जा सकते हैं, उनका चित्रण किया जा सकता है। संरचनात्मक समावयव क्या होते हैं? जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन इनका अणुसूत्र एक ही होता है, वे संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। तो इसमें देखिए पहला है एन पेंटेन यानी कि नॉर्मल पेंटेन। तो एन पेंटेन में क्या होता है? सभी कार्बन एक ही सीरीज में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। तो इस सीधी रेखा वाले इसमें को क्या कहते हैं? एन यानी कि नॉर्मल। और चूंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो और क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, तो इसलिए ये क्या हुआ? एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन। दूसरा प्रकार है कि जिसमें हम एक
एल्काइल ग्रुप को किसी भी कार्बन के ऊपर इस तरह से लटका दें, एक शाखा की भांति लटका दें, तो यह देखिए ये कैसा हो गया, ये एक सीधी रेखा में ना होकर के एक ब्रांच का रूप या एक शाखा के रूप में बनाते हैं। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे शाखायुक्त समावयव। तो इसमें देखिए इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे कि इसमें जो एल्काइल ग्रुप है यह दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर लटका हुआ है। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसको जो लटका हुआ ग्रुप है इसको सबसे कम नंबर पे आए है, तो इसका नामकरण उस वाले कार्बन के साथ में शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, और अगर इस तरफ से शुरू करेंगे तो 1, 2 और 3, इसको तीसरा नंबर मिलता है। तो इसलिए इसका नामकरण यहाँ से पहले नंबर के कार्बन से शुरू करते हैं। तो यह चूंकि दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर लटका हुआ है तो क्या कहेंगे इसको 2, और यह क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल का मिथाइल ग्रुप है क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है। तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब ऊपर कार्बन केवल 4 ही रह गए हैं। तो मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ब्यूट और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, जिसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है, और यह जो संरचना है यह इस शाखा के रूप में बनाई जा सकती है। तो दूसरा प्रकार यह होता है। और तीसरा है कि जिसमें कार्बन कार्बन क्रॉस रूप में या फिर प्लस के रूप में हुए आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और जिसमें एक कार्बन बीच में होता है, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। अब इसके नामकरण नियोपेंटेन में क्या करते हैं कि 2 एल्काइल ग्रुप को कार्बन के ऊपर लटका देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एल्काइल ग्रुप ये लटका हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप ये लटका हुआ है। तो ये दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर लटके हुए हैं। तो इसको क्या कहेंगे, 2,2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्यों है, क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर लटके हुए हैं। तो इनको कहेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन 3 है। तो मैथ, एथ, प्रोप, तीसरे नंबर के कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, प्रोप। तो प्रोपेन। एन क्यों कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। प्रश्न 2, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो कार्बन के निम्न गुणधर्मों के कारण ही कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो पहला है श्रृंखलन या फिर कैटिनेशन। तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ में बंध बनाने की क्षमता होती है, और इस गुण को कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। इसकी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कार्बन के परमाणु एक, द्वि या फिर त्रिआबंध के द्वारा आपस में जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन कार्बन के साथ में एकल बंध के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन। और कार्बन कार्बन के बीच में जब द्विआबंध होता है या डबल बॉन्ड होता है तब हम क्या कहते हैं, एल्कीन। उस श्रृंखला को क्या कहते हैं, एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन त्रिआबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं तब उस श्रृंखला को क्या कहते हैं, एल्कायन। तो यह कैटिनेशन का गुण कार्बन परमाणु में पाया जाता है। दूसरा गुण है चतुः संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ में आबंधन की क्षमता होती है। यानी कि एक कार्बन का परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ में जुड़ सकता है, सहयोग कर सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा अनेक तत्वों के साथ कार्बन के अनेक यौगिक बनते हैं, क्योंकि कार्बन के पास में चतुः संयोजकता का गुण होता है। प्रश्न 3, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। तो साइक्लोपेंटेन का अणु सूत्र कितना होता है, C5H10। और साइक्लो का मतलब क्या हुआ कि वह एक साइकिल में होता है जिसमें पहला कार्बन अपने अंतिम कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, वह साइक्लो। और चूंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है,
5, तो इसलिए क्या हुआ पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा इसलिए पेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र है C5H10। इसका संरचना सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न प्रकार से। तो देखिए ये इसका साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र है, जिसमें यह पहला कार्बन है और यह है इसका 5वां कार्बन है। तो पहला कार्बन 5वें कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, एक साइकिल के जैसी फॉर्म बनाता है और इसमें 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हुआ साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों की यह सहभागिता करता है या साझेदारी करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस CH2 को देखते हैं। तो इसमें कार्बन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और ये 4, तो ये तो कार्बन के स्वयं के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए वह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से, दूसरा यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा यह अपने बगल वाले कार्बन के साथ में, और इधर जो इसका दूसरे बगल वाला कार्बन है उसके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर करता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये अपने आपस में इलेक्ट्रॉनों का सहयोग करके अपने अष्टक को या उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के बाकी के जो CH2 हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये अपने अष्टक को पूरा करेंगे या संतृप्त होने की कोशिश करते हैं। और यह साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। प्रश्न 4, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। पहला है एथेनोइक अम्ल। इसकी हमें रचना बनानी है कि यह किस प्रकार से बनाया जाता है। ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटेनॉन और चौथा है हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव है? तो पहला है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक देखिए CH3COOH। तो एथेन है, इसका मतलब कार्बन के इसमें 2 परमाणु हैं, और ओइक का मतलब हो गया कि इसमें ये COOH क्रियात्मक समूह है। और COOH का क्या होता है, ओइक इसका अनुलग्न होता है। तो यहाँ पर देखिए CH3COOH क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। और ये किस प्रकार से लिखा जाता है, CH3, तो इसमें देखिए कार्बन है और इसके साथ में ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये क्या हो गए CH3। फिर CO यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और OH। इस प्रकार से ये लिखा जाता है या इस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जाती है। दूसरा है ब्रोमोपेंटेन का सूत्र। तो ब्रोमोपेंटेन में देखिए क्या है, पेंटेन यानी कि इसमें पेंट है यानी कि कार्बन के 5 अणु हैं, एन है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, और ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमो क्या है, पूर्व लग्न है। इसका मतलब जो हैलोजन ग्रुप होते हैं ये इस हाइड्रोकार्बन में पहले लगते हैं, इनका नाम पहले बोलता है, तो इसीलिए क्या बोला है, ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के 5 परमाणु हैं, तो ये बना दिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 11 हैं। तो हाइड्रोजन को 11 कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए, तो देखिए 3 हाइड्रोजन तो ये रहे CH3, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। दूसरे कार्बन के पास में ये 2 हाइड्रोजन हैं, तीसरे के पास में ये 2 हाइड्रोजन हैं, चौथे के पास में ये 2 हाइड्रोजन हैं, और 5वें के पास में 2 हाइड्रोजन, और एक इसके पास में ब्रोमीन हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित होता है, यानी कि ब्रोमीन हाइड्रोजन का विस्थापन करके खुद आकर के यहाँ पर लग जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ब्रोमोपेंटेन। हाँ, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव संभव हैं जिनकी संख्या 8 होती है, यानी कि हम इसे 8 प्रकार से लिख सकते हैं। और संरचनात्मक समावयव क्या होती हैं कि जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं लेकिन ये अणुसूत्र एक ही होता है, वे संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं।
तो इस ब्रोमीन को हम इस तरह से 8 जगह पर प्रतिस्थापित करके हम इसका चित्रण कर सकते हैं। तीसरा है ब्यूटेनॉन। तो देखिए इसमें क्या है, पहले ब्यूट, ब्यूट का मतलब इसमें कार्बन हो गए 4। ऑन का मतलब होता है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का अनुलग्न क्या होता है, ओन, यानी कि यह इस हाइड्रोकार्बन में पीछे की तरफ लगता है और क्या इसका क्या जुड़ता है, ओन। तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। अब यह किस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जाएगी, तो देखिए CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप कैसे लगता है, 2 कार्बन के बीच में लगता है, और CH3, इस तरह से ब्यूटेनॉन लिखा जाएगा। अब हम इसको खोल सकते हैं, यानी कि इस तरह से शाखा के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उन्हें इस तरह से लगाया हुआ दिखा सकते हैं। और C डबल बॉन्ड O ये कीटोन है, ये बीच में ही आएगा, और ये इधर ये CH3 यानी कि कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस तरह से भी इसको दर्शाया जा सकता है या फिर इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यह क्या हुआ, ब्यूटेनॉन। अब है हेक्सेनल। तो देखिए हेक्स का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन कितने हैं, 6। एल का मतलब हो गया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का अनुलग्न होता है एल। तो क्या बन गया, हेक्सेनल। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। तो C6H12O लिख सकते हैं, या फिर C5H11CHO। तो CHO जो ग्रुप होता है वह एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अब देखिए इसे किस प्रकार से चित्रित किया जाएगा। तो CH3 यानी कि ये कार्बन बना दिया और इसके तीनों तरफ यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा दी। अब ये अपने बगल में कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और जो छठा है वह क्या है, CHO। और यह CHO क्या है, यह एल्डिहाइड ग्रुप है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप इस श्रृंखला में सबसे अंत में लग रहा है, जबकि C डबल बॉन्ड O यानी कि जो कीटोन ग्रुप का कार्बोनिल समूह था यह श्रृंखला में बीच में लगता है, यह कभी भी अंत में नहीं लगता है। तो ये इन दोनों में मूल रूप से अंतर है। प्रश्न 5, निम्न यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे। पहला है CH3CH2Br। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का मतलब एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है। तो ये क्या हुआ, एथेन। और इसमें एक हाइड्रोजन को विस्थापित किया है ब्रोमीन के द्वारा। और चूंकि जो ब्रोमीन होती है उसका ब्रोमो वह क्या होता है, पूर्व लग्न होता है, यानी कि यह पहले बोलता है, यह उपसर्ग होता है। तो यह क्या बोलेगा, ब्रोमो एथेन। तो देखिए चूंकि CH3CH2Br को एथेन से प्राप्त किया गया है तथा इसका अनुलग्न क्या होता है, ब्रोमीन है या Br है, एवं इसका उपसर्ग क्या है, ब्रोमो है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ब्रोमो एथेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। दूसरा है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि CHO ये क्या है, एल्डिहाइड वर्ग है। और एल्डिहाइड का क्या रहता है, एल शेष रहता है, एल अनुलग्न है जो कि बाद में लगता है। और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। 1 का मतलब मैथ। और इसमें कौन सा वर्ग लगा हुआ है, जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का एल जुड़ता है केवल, तो मैथेनेल। तो देखिए चूंकि SCHO एल्डिहाइड वर्ग है और इसका अनुलग्न एल है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मैथेनेल कहा जाता है। और या फिर इसे आम बोलचाल की भाषा में इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। अब तीसरा है, इसमें देखिए हम क्या सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध बना हुआ है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यह क्या है, आयन है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्कायन। एल्काइन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा, आयन जोड़ेगा। यह क्या है, अनुलग्न है, यानी कि जो श्रेणी है हाइड्रोकार्बन की श्रेणी उसके अंत में आयन जुड़ेगा। अब हम इसमें कार्बन के नंबर गिनते हैं कि यहाँ पर कार्बन कितनी संख्या में उपस्थित है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, HAX हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्सायन। अब हम देखते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन के ऊपर उपस्थित है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर से हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी जिधर से हमारे बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो यह पहले नंबर पर है, यह दूसरे नंबर पर है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबर छठे पर आएगा। तो इसलिए नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी। तो चूंकि पहले कार्बन पर यह ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे 1 हेक्सायन, या फिर 1 को हम छोड़ भी सकते हैं, तो सिर्फ इसको हेक्सायन भी कह सकते हैं। और अगर यह ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन या तीसरे कार्बन के ऊपर उपस्थित होता तो हमें यहाँ पर ये लिखना जरूरी होता कि 2 हेक्सायन है या फिर 3 हेक्सायन है, 1 को हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह 1 हेक्सायन या फिर हेक्सायन संरचना है। इसे इस प्रकार से इनका नामांकन किया जाता है। तो देखिए दिए गए यौगिक में 6 कार्बन परमाणु हैं, इसीलिए यह हेक्सेन है। यौगिक असंतृप्त है और इसमें 3 बंध हैं। तो असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनमें त्रियाबंध या द्विआबंध वाले यौगिक ही असंतृप्त होते हैं, तथा तीसरा बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणु के पहले स्थान पर है, इसीलिए यौगिक क्या होगा 1 हेक्साइन या फिर हेक्साइन कहलाता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, क्योंकि इस परिवर्तन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यही होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तथा यह ऑक्सीकारक KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा संपन्न होती है। और ये क्या है ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तथा एथेनॉल में से हाइड्रोजन निकलती है। तो देखिए CH3CH2OH यानी कि C2H5OH यह क्या होता है एथेनॉल होता है। और जब इसकी क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 के द्वारा अभिक्रिया करवाई जाती है तो CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल बनता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह क्या हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है। प्रश्न 2, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो एथाइन का अणुसूत्र होता है C2H2, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। एथाइन यानी कि C2H2 के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा का होना आवश्यक है, परंतु वायु में केवल 20% ही ऑक्सीजन होती है, उसमें शेष नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें होती हैं। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की यह मात्रा जो कि कितनी होती है 20% होती है, वह एथाइन के पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि अगर हम एथाइन का वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे तो वो पूरी तरह से दहन नहीं होगी, क्योंकि वायु में से उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एथाइन और वायु को साथ में जलाने पर एथाइन के पूर्ण दहन नहीं होने के कारण वेल्डिंग हेतु पर्याप्त उच्च ताप प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब हम ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण को जलाने पर पूर्ण दहन होता है तथा वेल्डिंग के लिए पर्याप्त ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसलिए एथाइन तथा वायु के मिश्रण के स्थान पर एथाइन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न 1, प्रयोग के द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो प्रयोगशाला में निम्न परीक्षणों के द्वारा अल्कोहल जैसे C2H5OH जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH में अंतर किया जा सकता है। तो पहला कैसे करेंगे कि अल्कोहल में स्पिरिट के समान गंध आती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। यानी कि हम सबसे पहले सूंघ करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
तो अल्कोहल में से तो स्पिरिट के समान यानी कि थोड़ी महकती हुई गंध आती है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें तीक्ष्ण गंध आती है। दूसरा है अल्कोहल नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि यह अम्लीय नेचर में होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसकी वजह से यह नीले लिटमस को लाल कर देता है और यह अम्लों का गुण होता है। तीसरा होता है अल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से क्रिया नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है, और यह CO2 क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, CO2 गैस उत्पन्न करता है, और इस CO2 गैस को जब चूने के पानी में डालते हैं तो यह उसको दूधिया कर देती है। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में परीक्षण के द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भिन्नता पता कर सकते हैं। प्रश्न 2, ऑक्सीकारक क्या है? तो वे पदार्थ जिनसे अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन दे देते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट तथा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो डिटर्जेंट के उपयोग से यह ज्ञात नहीं कर सकते कि जल कठोर है अथवा नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ में भी झाग उत्पन्न करता है तथा कोई अपक्षेप नहीं देता है। प्रश्न 2, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो साबुन से कपड़े को साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि साबुन के अणु तेल के धब्बों या फिर मैल के कण आदि को हटाने के लिए एक मिसाइल बना सके। मिसाइल गंदे तेल या मैल के धब्बों को हटाने में सहायक होता है। अतः विभिन्न प्रकार से कपड़ों को रगड़ने से कपड़े पर से गंदगी के कणों को निकालने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस प्रकार से जो मिसाइल का निर्माण होता है उससे गंदगी किस प्रकार से साफ होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम किस प्रकार से मिसाइल बनती है वह देखते हैं। तो मिसाइल क्या होती है कि साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर के एक गुच्छे के रूप में, एक गुच्छे का रूप धारण कर लेते हैं या एक गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है। देखिए यह लंबी इनकी जो है श्रृंखला यह अंदर की तरफ होता है, और अंदर क्या है, एक मैल की बूंद है या तेल की बूंद है। तो इसमें जो साबुन का अणु है उसकी लंबी जो पूंछ होती है वह तो इस गुच्छे के अंदर की तरफ रहती है, और इसका जो आयनिक सिरा होता है यह बाहर जल की तरफ रहता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। और इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। यानी कि जो क्लस्टर बन जाता है, जो गुच्छा बन जाता है, इस गुच्छे को क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। और ये एक मैल या तेल की बूंद के चारों तरफ इस प्रकार से साबुन के जो अणु होते हैं वो इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, और इनकी जो पूंछ होती है ये लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तो अंदर की तरफ रहती है, और ये इनका आयनिक सिरा होता है ये बाहर सतह की तरफ रहता है। और इस पूरी जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो A है कि इसमें 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं, B है कि इसमें 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, C है इसमें 8 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, या फिर D इसमें 9 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो देखिए
एथेन को कैसे बनाएंगे, C2H6, यहाँ पर इनके एक एक H लगा दिया जाएगा, तो ये हो गया आपके CH3 और ये हो गया CH3, तो हो गया C2H6। अब इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं वह हम गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3, एक कार्बन कार्बन के बीच हो गया 4 5 6 और 7, तो इस प्रकार से इसमें कितने होंगे, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं किसमें, एथेन में। दूसरा है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह का मतलब होता है क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए चतुर कार्बनिक यौगिक है, इसीलिए यह क्या है, ब्यूट है। और नॉन का मतलब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन, क्योंकि कीटोन जो है क्रियात्मक समूह उसका ऑन ही पीछे लगता है, तो ये क्या बन गया, ये ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या हुआ, कीटोन। तो सही उत्तर है इसका सी, कीटोन। प्रश्न 3 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो इसमें देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से जब खाना बनाते हैं तो बर्तन की तली काली हो जाती है। तो ए है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या फिर सी है कि ईंधन आर्द्र है यानी कि ईंधन गीला है, और डी है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका देखिए सही उत्तर है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि उसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो ईंधन नीले ज्वाला के साथ में जलेगा। तो इसका सही उत्तर है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न 4, CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। तो देखिए कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और अंदर के कोश में होते हैं 2। इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके पास में देखिए इसके बाहरी कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ये दे देगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करेगा। परंतु ऐसा करना कार्बन परमाणु के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण संभव नहीं है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों को देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और लेना, दोनों ही काम इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी कि कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना ही लेगा। यह क्या करता है, अपने ही किसी दूसरे कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में 4-4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है और अपनी इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी कि अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 कर लेता है और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। इसलिए CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन क्यों बोला, क्योंकि क्लोरो है हेलोजन ग्रुप पहले बोलते हैं, ये क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। तो क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। यानी कि ये सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं। कार्बन का अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की, जबकि हाइड्रोजन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वह अपने पास वाले कार्बन के साथ में लेकर के अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 कर लेता है और वह उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। साथ ही क्लोरीन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वह साझेदारी के साथ में लेकर के पूरा करता है। इसीलिए ये सभी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 3 व क्लोरीन के साथ में
एक आबंध निम्न प्रकार से बनाता है। तो देखिए CH3Cl इसमें सिंगल सिंगल आबंध है, तीनों हाइड्रोजन के साथ में और क्लोरीन के साथ में। इसका मतलब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस संरचना में हम देखते हैं तो ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये देखिए ये Cl यानी कि क्लोराइड का है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन के देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 ये और 2 ये, यानी कि कार्बन इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करता है। यहाँ हम क्लोरीन के देखते हैं तो देखिए 7 तो इसके स्वयं के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यह कार्बन के साथ में शेयर करता है। हाइड्रोजन के पास में हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तो स्वयं का है और 1 इलेक्ट्रॉन यह कार्बन के साथ में साझेदारी करता है, शेयर करता है, और इस तरह से अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 करता है। तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन के चूंकि बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी जो बाहरी कोश है वह पूरा हो जाता है और यह उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह इसका पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से CH3Cl में क्या हुआ, आबंध की संरचना एकल सहसंयोजक प्रकार की होती है। एकल क्यों होती है, क्योंकि ये सभी एक एक इलेक्ट्रॉन का ही सहयोग करते हैं, और सहसंयोजक क्यों है, क्योंकि ये आपस में साझेदारी करते हैं, सहयोग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से इनमें एकल सहसंयोजक प्रकार का आबंध पाया जाता है। प्रश्न 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, बी है H2S, सी है प्रोपेनॉन और डी है F2। तो इन सभी की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो सबसे पहले देखिए एथेनोइक अम्ल, तो एथेन है इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है, और ओइक अम्ल है इसका मतलब COOH, यह इसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से CH3COOH ये क्या हुआ, एथेनोइक अम्ल कहलाता है। तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो CH3, तो C के ऊपर यहाँ पर देखिए ये 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और एक अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए ये है COO, कार्बोनिल ग्रुप है, और OH, तो हो गया COOH। अब इसमें किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता किस प्रकार से करते हैं वह हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन वह हाइड्रोजन के साथ में शेयर करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यह अपने बगल वाले कार्बन के साथ में साझेदारी करता है। तो इस प्रकार कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास में सभी के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन का भी जो कोश है वह पूरा हो गया, कार्बन का कोश पूरा हो गया, और यह कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, और एक देखिए ये इस कार्बन के साथ में, एक ये इधर ऑक्सीजन के साथ में, और 2 यह यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के कारण C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि इनके बीच में द्विआबंध बनता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। अब यह ऑक्सीजन है, तो यह ऑक्सीजन क्या करता है, इसके ये देखिए ये ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये नीचे के 2 इलेक्ट्रॉन, यह तो किसी के साथ में साझेदारी नहीं करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के साथ में सहयोग करता है। तो इन दोनों के बीच में सिंगल आबंध होता है, एकल ही बंध होता है। यह हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर अपने बगल वाले ऑक्सीजन के साथ में शेयर करता है और एकल आबंध का निर्माण करता है। और यह देखिए ऑक्सीजन, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन तो किसी के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ में शेयर करते हैं, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यह द्विआबंध बनता है। तो इस तरह से इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विन्यास इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं या संतृप्तता प्राप्त करते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। बी है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए इसमें H2S में क्या है, S है यानी कि सल्फर है, दोनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सल्फर ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन
इन दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बंध बना रखा है, संयोजकता कर रखी है। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो देखिए ये सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी कि 2, 8 और 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 2, 8 और 6, यानी कि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करके अष्टक को पूरा करेगा। तो देखिए इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 ये तो किसी के साथ में साझेदारी नहीं कर रहे हैं, और इनका एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में सहयोग करके अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इस तरह से ये देखिए सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करेगा। इधर हाइड्रोजन का 1 और सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये साझेदारी करके एकल बंध बनाते हैं, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी करते हैं। यह H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जो देखिए यहाँ पर ये बनाई है। C है प्रोपेनॉन। तो देखिए प्रोप, इसका मतलब इसमें कार्बन कितने होने चाहिए? 3। तो 1, 2, 3। और ऑन का मतलब क्या है कि इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो ये देखिए CO, ये क्या है? कीटोन के लिए। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये देखिए ये क्या होता है? ये कीटोन ग्रुप होता है, और यह 2 कार्बनों की श्रृंखला के बीच में ही लगता है। इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो देखिए इसको थोड़ा हम शाखा युक्त बना देंगे, यानी कि जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हैं उनको खोल देंगे। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये H, CH3। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो आपस में साझेदारी है वह किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए पहले हम CH3 में देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका ये रहा, और ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शेयरिंग यह हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में करता है। तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन नीचे है, और यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। अब कार्बन के पास में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ये रहा इसका 7, और 1 इलेक्ट्रॉन यह अपने बगल वाले कार्बन के साथ में लेता है, और इस तरह से इस कार्बन का अष्टक जो है वो पूरा हो गया। और हाइड्रोजन है, इनके पास सभी के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि खुद का 1-1 इलेक्ट्रॉन और 1-1 इलेक्ट्रॉन वह कार्बन के साथ में शेयर करते हैं। अब हम दूसरे नंबर के कार्बन को देखते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि देखिए क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ 1-1 C है। इसका मतलब कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो वह अपने बगल वाले दोनों कार्बनों के साथ में शेयर कर लेता है, और बाकी के जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको वह अपने पास में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में शेयर करता है। ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है? 8 है। तो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 6। इसका मतलब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6, और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर करता है और अपना अष्टक पूरा करता है। और यह कार्बन क्या करेगी? अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ में शेयर करती है, और 1-1 इलेक्ट्रॉन यह अपने पास वाले कार्बन के साथ में शेयर करती है। तो इस तरह से अब इसके पास में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। ये देखिए इसी प्रकार से ऑक्सीजन का हो जाता है। ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यह कार्बन के साथ में शेयर करता है, तो ये ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। अब हम तीसरे नंबर वाले कार्बन को देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से है। तो देखिए इसमें जो कार्बन है उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को तो 3 हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रखा है। 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। इधर कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपने इधर पास वाले कार्बन के साथ में शेयर कर रखा है।
तो इस तरह से इस कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। और ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनके पास में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन्होंने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर करा है, साझेदारी करी है। तो इन सभी का अष्टक पूरा हो गया। या जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, जैसे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी तो उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस प्रकार से ये क्या हुई, प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई गई है। डी है F2 यानी कि फ्लोरीन। तो देखिए F2 में कैसा होता है, FF के 2 परमाणु आपस में एकल आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एकल आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। तो देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 2 और 7। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। और अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, अपना जो ये पास वाला F का परमाणु है उसके साथ में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए 2 F के ये परमाणु हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है कितने, 7। तो 2 4 और 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसी प्रकार से यह F का यानी कि फ्लोरीन का परमाणु है, तो 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा 7। तो ये अपने बगल वाले फ्लोरीन के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा। इसी प्रकार से यह वाला फ्लोरीन का परमाणु अपने बगल वाले फ्लोरीन के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी करेगा। और इस प्रकार से ये F2 का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। प्रश्न 6, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ में समझाइए। तो समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक या फिर क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, यानी कि जिसकी जाति समान हो। एक ही समान जाति के क्रियात्मक समूह जब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों समान होते हैं, क्योंकि इन्हें एक ही समान क्रियात्मक समूह विस्थापित करते हैं। और रासायनिक गुण जो होते हैं वे क्रियात्मक समूह पर ही निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्केन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस श्रेणी के सदस्य होते हैं मीथेन यानी कि CH4, फिर ईथेन यानी कि C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H12 आदि। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न 7, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो एथेनॉल यानी कि C2H5OH ये क्या होता है, एथाइल अल्कोहल, तथा एथेनॉइक अम्ल CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, उसमें अंतर। तो पहला भौतिक गुणों के आधार पर, तो एथेनॉल में से स्प्रिट के समान गंध आती है, जबकि एथेनॉइक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। दूसरा है एथेनॉल का गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 156 व 351 केल्विन होता है, जबकि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक व क्वथनांक 390 तथा 391 केल्विन होता है। अब रासायनिक गुणों के आधार पर इनमें अंतर। एथेनॉल के द्वारा नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि एथेनॉइक अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एथेनॉल Na2CO3 तथा NaHCO3 से कोई क्रिया नहीं करता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से एथेनॉल कोई क्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनॉइक अम्ल क्या करता है, इनसे क्रिया करके CO2 एवं H2O बनाता है।
तो देखिए CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल जब NaHCO3 से अभिक्रिया करता है तो CH3COONA बनाता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल बनता है। एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ में निकलती है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम का एसीटेट या फिर सोडियम एथेनाइट बनाता है एवं इसमें H2 गैस बुदबुदाहट के साथ में नहीं निकलती है। प्रश्न 8, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो जब साबुन को जल में डाला जाता है तो उसके अणु के दो सिरे दो भिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए साबुन के अणु के दो सिरे वो दो भिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एक भाग होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि जलरागी जिसको जल पसंद होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी जिसको कि जल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वह जल से दूर भागता है। तो इस प्रकार से जो साबुन का अणु होता है उसके दो सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक, जो कि जल में विलयशील या घुलनशील नहीं होते। अब पानी में डालने पर साबुन का आयनिक सिरा यानी कि जो हाइड्रोफिलिक होता है जिसको पानी पसंद होता है वह कौन सा होता है? आयनिक सिरा होता है, वह जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी कि दूसरा सिरा जिसे हम और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफोबिक या जल विरागी जिसको पानी पसंद नहीं होता है, वह क्या होता है? जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। यानी कि जब अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बन जाता है तो इसमें साबुन के अणु की जो पूंछ होती है, हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है, वह इस गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, और जो इसका जो सिरा होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, वह इसके बाहर रहता है। यानी कि आयनिक सिरा होता है या जो इसका जो जल से जिसको बहुत प्यार होता है वह क्या होता है? जल से तो बाहर बना रहता है, लेकिन जो उसका आयनिक सिरा होता है वह कहाँ होता है? गुच्छे की सतह पर होता है, और जो उसकी पूंछ होती है वह गुच्छे के अंदर होती है, आंतरिक हिस्से में होती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। यानी कि मिसेल में क्या होता है कि जो पूंछ होती है वह तो अंदर की सतह पर रहती है, यानी कि अंदर की तरफ रहती है, और जो इसका आयनिक सिरा होता है वह गुच्छे की सतह पर होता है। और इस गुच्छे रूपी जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल जो होता है वह मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। तो केंद्र में क्या करते हैं? ये मैल को या तेल की बूंद को एकत्रित करके उसके चारों तरफ एक गुच्छा या क्लस्टर बना लेते हैं, और उसमें जो साबुन के अणु की पूंछ होती है वह अंदर की तरफ रहती है, और जो सिरा होता है वह बाहर की तरफ रहता है। साबुन एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में घुल जाता है, इसलिए मिसेल का निर्माण नहीं करता है। और मिसेल का निर्माण नहीं करता है इसका मतलब वह गंदगी या तेल की बूंद के चारों तरफ इकट्ठा होकर के एक गुच्छा नहीं बनाएगा, और इस तरह से ये एथेनॉल से साफ नहीं होगा। यह क्रिया केवल पानी के में ही होती है। मिसेल का निर्माण की जो प्रक्रिया है वह पानी के अंदर ही होती है, इसीलिए साबुन पानी में साफ करने में सक्षम होता है। प्रश्न 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करने के निम्नलिखित कारण हैं कि जब कार्बन एवं उसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यानी कि कार्बन का जब पूर्ण दहन हो जाएगा, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है।
उन्हें एक बार जला दिए जाने के बाद में ये निरंतर जलते रहते हैं और इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इनका कैलोरी मान उच्च होता है। तो इसलिए जो कार्बन या फिर इसके यौगिक होते हैं इन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अविलेय लवण बनाता है और इस अविलेय लवण को स्कम कहते हैं। इस स्थिति में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। प्रश्न 11, यदि आप लिटमस पत्र यानी कि लाल या फिर नीला उससे साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो साबुन का विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है और चूंकि यह एक दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण होता है। जो साबुन होता है ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है और इसमें और ये प्रबल क्षार का लवण है। अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, जबकि नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल है और अम्ल जो होते हैं वे क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और चूंकि यह दुर्बल अम्ल होने के कारण नीले अम्ल पर तो कोई प्रभाव नहीं करेगा और प्रबल क्षार होने के कारण यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। प्रश्न 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उद्योगों में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजनीकरण देखते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, पैलेडियम या पीडी या फिर निकल यानी एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसमें हाइड्रोजन को जोड़ने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उत्प्रेरक क्या है, निकल की उपस्थिति में प्लस जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाती है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। औद्योगिक अनुप्रयोग यानी कि उद्योगों में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेलों में कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध होता है, यानी कि ये असंतृप्त होते हैं। जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को 473 केल्विन पर उनसे गुजारा जाता है तो वे वनस्पति घी में बदल जाते हैं, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो देखिए वनस्पति तेल को जब इनमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और निकल उत्प्रेरक होता है और 473 केल्विन ऊर्जा पर जब इनमें से निकाला जाता है तो वनस्पति तेल किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो वनस्पति तेल हैं वे असंतृप्त वसा होते हैं और जो वनस्पति घी हैं वे क्या है, संतृप्त वसा है। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH2 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले संकलन अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोकार्बन C3H6 तथा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा संकलन की अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब द्विआबंध तथा त्रिआबंध युक्त का ही लक्षण है, क्योंकि इनमें ही हाइड्रोजन की कमी होती है तो इनमें ही हाइड्रोजन जुड़ सकती है। तो संकलन की अभिक्रिया किस में होगी,
C3H6 C2H2 इन दोनों में संकलन की अभिक्रिया होगी। CH2 में क्यों नहीं होगी? क्योंकि CH2 जैसा कोई हाइड्रोकार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए C3H6 ये क्या कहलाएगा? प्रोपीन। तो जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो देखिए ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और जब इसके बीच में हाइड्रोजन गैस इनमें प्रवाहित की जाएगी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी तो ये किस में बदल जाएगा? प्रोपेन में। यानी कि जो प्रोपीन है वह प्रोपेन के अंदर बदल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण है या फिर ये संकलन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से ये असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। दूसरा है C2H2 यानी कि एथायन। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में त्रियाबंध होगा, और जब इसमें ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? पहले द्विआबंध बनेगा, यानी कि एथाइन से पहले एथीन बनेगी। उसके पश्चात जब इसमें वापस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तब फिर एथेन का निर्माण होता है। इसका मतलब अभी भी यह असंतृप्त है, इसका फिर से हाइड्रोजनीकरण करते हैं और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलती है। प्रश्न 14, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर को समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो मक्खन में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जबकि खाना बनाने वाले तेल में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ब्रोमीन विलयन के द्वारा कार्बोनिक यौगिकों में असंतृप्तता का परीक्षण किया जा सकता है। एक परख नली में 2 मिलीलीटर तेल तथा दूसरी में 2 मिलीलीटर पिघला हुआ मक्खन लेते हैं। यानी तो 2 परख नली लेते हैं, पहली में हम क्या लेते हैं? 2 ml तेल लेते हैं और दूसरी में 2 ml पिघला हुआ मक्खन लेते हैं। अब इन दोनों ही परख नलियों में हम कुछ बूंदें ब्रोमीन जल की मिलाते हैं। तो ब्रोमीन विलयन का जो नारंगी रंग होता है वह तेल के द्वारा गायब हो जाता है, जबकि मक्खन के द्वारा नहीं होता है। इससे दोनों में अंतर हो जाता है। तो तेल के द्वारा गायब हो गया, इसका मतलब तेल क्या है? असंतृप्त वसा है, उसका हाइड्रोजनीकरण हो गया और उसने ब्रोमीन के विलयन का जो नारंगी रंग था वह गायब हो गया। जबकि मक्खन क्या है? ये संतृप्त वसा अम्ल होते हैं और यह ब्रोमीन विलयन के द्वारा कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए ये ब्रोमीन विलयन के रंग को भी परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यह इससे दोनों में अंतर का पता चल जाता है। प्रश्न 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो साबुन के द्वारा सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि यानी कि साबुन किस प्रकार से कौन सी क्रिया करता है जिससे कि सफाई होती है। तो साबुन सफाई करने की विशेष प्रणाली पर आधारित होता है। इसके अणुओं के दोनों सिरों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो देखिए साबुन के अणु के 2 सिरे हैं और दोनों सिरों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जल में विलय एक सिरे को तो जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी बहुत अधिक पसंद होता है, प्रिय होता है, उस सिरे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में विलयशील सिरे को जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि जिसे पानी से डर लगता है। तो दूसरा सिरा जो होता है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया होता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा तो जल के अंदर चला जाता है। यानी कि जब हम साबुन को पानी की सतह पर लेके आते हैं तो इसके अणु अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका जो आयनिक सिरा होता है, आयनिक सिरा कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक, वह तो क्या करता है? जल के अंदर चला जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है यानी कि जो दूसरा सिरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वह कहाँ रहती है? वह जल के बाहर रहती है, क्योंकि उसको तो पहले ही पानी से डर लगता है, तो इसलिए वह जल के बाहर रहती है। तो देखिए ये साबुन है और यह साबुन का एक अणु है जिसका एक सिरा जल विरागी है और एक जलरागी है और दूसरा सिरा क्या है? जल विरागी है। और जब इसे किसी चिकनाई या मैल के संपर्क में लाते हैं तो यह क्या करती है? देखिए इसका जो पूंछ होती है यह
इस चिकनाई की तरफ आ जाती है और इसको चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लेते हैं। और जो इसका जलरागी सिरा है वह ऊपर की तरफ आ जाता है, सतह की तरफ आ जाता है। और ये देखिए चारों तरफ से इसको घेरने लग जाते हैं और घेर करके इस प्रकार से ये एक गुच्छा बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये चारों तरफ से इसको घेर करके एक गुच्छा बना लेते हैं और बीच में ये क्या है, मैल है या चिकनाई है। और इसका जो जलरागी सिरा है ये बाहर की तरफ होता है और जो पूंछ होती है यह इस गुच्छे के अंदर की तरफ रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है। इसकी जो लंबी पूंछ होती है कैसी होती है, जलविरागी होती है, साबुन के अणु की। और ये जो गोल सिरा है ये क्या है, आयनिक सिरा है और ये कैसा होता है, जलरागी होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। और यहाँ देखिए बीच में इस प्रकार से ये मैल को या चिकनाई की बूंद को आपस में घेर लेते हैं। साबुन के अणु देखिए सबकी पूंछ अंदर की तरफ है, ये एक गुच्छा बना लेते हैं जिनमें इनका ये जो आयनिक सिरा होता है ये बाहर की तरफ होता है, ये पूंछ अंदर की तरफ होती है और ये चारों तरफ से इस गंदगी को घेर लेते हैं और एक क्लस्टर या गुच्छा बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और मिसेल बनने के कारण ही साबुन पानी के साथ में मिलकर के गंदगी को हटाने में सक्षम होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह क्लस्टर या फिर गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है। यानी कि इस गुच्छे के अंदर तो कौन सी होती है, पूंछ होती है और पूंछ कैसी होती है, वो जल विरागी होती है। जो पूंछ होती है वह जल विरागी होती है, जबकि जो इसका आयनिक सिरा होता है वह इस गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार से मिसेल में तैरते हुए मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ से संबंधित हमने सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।